मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय, हथुआ, गोपालगंज। आज दिनांक 4/9/2020 को शास्त्री तृतीय वर्ष प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए बृहत संहिता से वास्तु विद्याध्याय श्लोक 20 से आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। आज दीथिका का प्रमाण और तदुपलक्षित वास्तु स्थान का नाम। शाला त्रिभाग तुल्या कर्तव्या दीथिका बहिर्भवनात् यदग्रतो भवति सा शोषनिशम नाम तद्वास्तु। सायाश्रयमिति पश्चात् सावष्टम्भं तु पार्श्वसंस्थितया सुस्थितमिति च समन्ताच्छास्त्रज्ञैः पूजिता सर्वा। अर्थ यह कि शाला के तृतीयांश तुल्य भवन के बाहर दीथिका स्थला कृत्रिम भूमि बनानी चाहिए। यह जिस भवन के पूर्व में हो वह शोषनीश, जिसके पश्चिम में हो वह सायाश्रय, जिसके उत्तर में हो वह सावस्तंभ और जिसके चारों तरफ हो वह सुस्थित संज्ञक वास्तु कहलाती है। इन पूर्वोक्त सब वास्तुओं की शास्त्रज्ञों के द्वारा प्रशंसा की जा चुकी है। अब सब महलों की ऊंचाई का प्रमाण बताया जा रहा है। विस्तार खोडशांसः स्वचतुर्हस्तो भवेद् गृहोच्छायः द्वादश भागे नोनो भूमौ समस्तानाम्। भवन के व्यासमान के खोडशांश में 4 हाथ मिलाकर जो हो उतनी प्रथम महल की ऊंचाई होनी चाहिए। उसमें उसका द्वादशांश हीन करके जो हो उतनी द्वितीय महल की ऊंचाई होनी चाहिए। उसमें उसका द्वादशांश हीन करके जो हो उतनी तृतीय महल की ऊंचाई होनी चाहिए। अब है पक्की ईंट और लकड़ी के गृह में भीत का प्रमाण, यानी दीवार। व्यासाद कोदश भागः सर्वेषां सद्भनां भवति भित्तिः पक्वेष्ट का कृतानाम दारु कृतानाम तु न विकल्पः। भावार्थ यह कि प्रत्येक पक्की ईंटों से बने गृह के व्यास के 16वें भाग तुल्य भीत का प्रमाण होना चाहिए। पर लकड़ी से बने गृह में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती, किंतु इसमें अपनी सुविधानुसार भीत का प्रमाण बना लेना चाहिए। यहाँ पर गर्ग ऋषि का भी वचन उसी प्रकार से है कि विस्तार खोडशांसेन गृह भित्तिम प्रकल्पयेत हीनाधिका न कर्तव्या गृह भरपूर्ण शोभना। अब प्रधान द्वार की ऊंचाई और व्यास भी कहा जा रहा है। एकादश भागयुतः सप्ततिर नृप बलेश योर व्यासः उच्छायोंगुल तुल्यो द्वारस्यार्धेन विष्कंभः। अर्थ यह कि राजा और सेनापति गृह के विस्तार के एकादश भाग से युक्त विस्तार में 70 मिलाकर जो हो तत्तुल्य अंगुल प्रधान द्वार की ऊंचाई और द्वार की ऊंचाई के आधे तुल्य उसका व्यास का बताना चाहिए या कहना चाहिए। ब्राह्मण आदि 4 वर्णों का द्वार प्रमाण। विप्रादीनां व्यासात् पंचांशोष्टात् दशांगुल समेतः साष्टांशो विष्कंभो द्वारस्य त्रिगुण उच्छायः। ब्राह्मण आदि वर्णों के गृह के व्यास के पंचमांश से युक्त 18 अंगुल में उसका अष्टमांश मिलाकर जो हो उतने अंगुल तुल्य द्वार का विस्तार और त्रिगुणित विस्तार तुल्य अंगुल ऊंचाई होनी चाहिए। इससे पहले
कहा भी जा चुका है कि ब्राह्मण के गृह विस्तार 32 हाथ का, पंचमांश 6 में 18 अंगुल युक्त किया तो 24 हुआ। इसमें इसका अष्टमांश 3 जोड़ने से 27 अंगुल द्वार का व्यास आया और इसके त्रिगुणित तुल्य 81 उसकी ऊंचाई आई। अब शाखा उदुम्बर की मोटाई का प्रमाण। उच्छाय हस्त संख्या परिमाणान्यंगुलानि बाहुल्यम शाखा द्वयेपि कार्यम सार्धम तत् स्यादु दुम्बरयोः। कहता है कि हस्त जाति ऊंचाई तुल्य अंगुल दोनों शाखाओं की मोटाई बनानी चाहिए। उस मोटाई को 1.5 से गुना करके जो हो तत्तुल्य अंगुल उदुम्बर यानी देहली उदुम्बरस्तु देहल्यामिति मेदिनी की मोटाई होनी चाहिए। अब शाखा औदुम्बर के पृथुत्व और स्तंभ के अग्रमूल का प्रमाण। उच्छ्रायात् 7 गुणा 10 भागः पृथुत्व में तेषां नवगुणिते शीत्यंशः स्तंभस्य दशांश हीनोग्रे। राजा के द्वार की ऊंचाई को 7 से गुना कर 80 का भाग देने से जो लब्धि आवे तत्तुल्य शाखा और औदुम्बर की विस्तृति बनानी चाहिए तथा स्तंभ की ऊंचाई को 9 से गुना कर 80 से भाग देने से जो लब्धि उपलब्ध हो तत्तुल्य स्तंभ के मूल की मोटाई और अपना 10वां भाग हीन मोटाई तुल्य अग्रभाग की मोटाई बनानी चाहिए। अब स्तंभों के नाम। समचतुरस्त्रो रुचको वज्रोष्टास्त्री द्विवज्र को द्विगुणः द्वात्रिंशतातु मध्ये प्रलीन को वृत्त इति वृत्तः। स्तंभ के मध्य भाग समान 4 कोण वाला हो तो रुचक कहलाता है, 8 कोण वाला हो तो वज्र कहलाता है, 16 कोण वाला हो तो द्विवज्र होता है, 32 कोण वाला हो तो प्रलीनक और वर्तुलाकार हो तो वृत्त स्तंभ कहलाता है। ये 5 स्तंभ शुभ और शेष अशुभ फल देने वाले होते हैं। अब स्तंभ के ऊपर और नीचे की रचना। स्तंभम विभज्य नवधा वहनम भागो घटोष्य भागोन्यः पद्मम यथोत्तरोत्थम ऊर्जात् भागेन भागेन। स्तंभ के 9 भाग करें। उनमें नीचे के प्रथम भाग का नाम वहन, उस भाग से भूमि को धारण करने के कारण उसे वहन कहा गया। द्वितीय भाग का घट अर्थात घड़ा की आकृति के होने के कारण इसे घट कहा गया। तृतीय भाग का पद्म पद्माकृति होने के कारण इसे पद्म कहा गया। और चतुर्थ भाग की नाम उत्तरोष्ठ, जहाँ पर शोभा के लिए विशेष रूप से कुछ भी बनाया जाता है उसे उत्तरोष्ठ कहा जाता है। अब है भार तुला, तुला और उपतुला का प्रमाण। स्तंभ समम बाहुल्यम भार तुलाना मुपर्यु पर्यासम भवति तुलोप तुलाना मूनम पादेन पादेन। स्तंभ तुल्य मोटाई वाला राजगृह में स्तंभ की मोटाई 28 अंगुल है, उसी मोटाई की होनी चाहिए। पंचम भाग का नाम भार तुला, इसके ऊपर षष्ठ भाग का नाम तुला और इसके ऊपर सप्तम भाग का नाम उपतुला है। राजगृह के अतिरिक्त भार तुला से चतुर्थांश कम करके मान रखना चाहिए। जैसे राजगृह में भार तुला का मान 21 अंगुल है तो राजगृह से अतिरिक्त गृह में 21 घटे 21/4 बराबर 84 घटे 21/4 बराबर 63/4 बराबर
15 गुने 3/4 इतना भार तुला आदि का मान बनाना चाहिए। सर्वतोभद्र वास्तु का लक्षण अप्रतिसिद्धालीनम लिंदम समन्ततो वास्तु सर्वतोभद्रम नृप विबुध समूहानाम कार्यम द्वारश्चतुर्भिरपि, कि जिस वास्तु के चारों तरफ अलिंद हो उसको सर्वतोभद्र वास्तु कहते हैं। वह वास्तु चारों दिशाओं में 4 द्वारों से उपलक्षित राजा और देवताओं के लिए बनाना चाहिए। यहाँ गर्ग का भी मत है कि अलिंदानाम व्यवच्छेदो नास्ति यत्र समन्ततः तद वास्तु सर्वतोभद्रम चतुर्द्वार समायुतम। नंद्यावर्त वास्तु का लक्षण नंद्यावर्त मलिंद ही शालाकुड्यात् प्रदक्षिणांत गतहि द्वारम पश्चिम मस्मिन विहाय शेषानि कार्यानि। जिस वास्तु में शाला की भीत से आरंभ करके प्रदक्षिण क्रम से आलिंद हो उसको नद्यावर्त वास्तु कहते हैं। इसमें पश्चिम दिशा को छोड़कर शेष 3 दिशाओं में 3 द्वार रहते हैं। यहाँ गर्ग का भी वचन उपलब्ध है इस संदर्भ में कि प्रदक्षिणाम गतैः सर्वैः शाला भित्तेरलिंदकैः बिना परेण द्वारेण नंद्यावर्तमिति स्मृतम। अब है वर्धमान वास्तु का लक्षण द्वारालिंदोन्तगतः प्रदक्षिणोऽन्यः शुभस्ततश्चान्यः तस्मिंश्च वर्धमाने द्वारं तूर्णो दक्षिणम कुर्यात्। द्वारालिंद प्रधान भवन के द्वार का आलिंद के अंतर्गत दक्षिणोत्तर भीति संलग्न हो और द्वितीय आलिंद उससे प्रदक्षिण क्रम से गया हो तथा तृतीय अलिंद उससे प्रदक्षिण क्रम से स्थित हो उसको वर्धमान वास्तु कहते हैं। इसके दक्षिण में द्वार नहीं रहता है। यहाँ पर भी गर्ग का वचन द्रष्टव्य है। द्वारालिंदोन्त गतस्तेषाम ये त्रयो दक्षिणाम गता विहाय दक्षिणम द्वारम वर्धमान मिति स्मृतम। अब वर्धमान स्वास्तिक वास्तु का लक्षण अपरोन्त गतो लिंदः प्रागंत गतो तदुत्थितो चान्यो तदवधि विधृतश्चान्यः प्राग्द्वारम स्वस्तिके शुद्धम। स्वस्तिक वास्तु में पश्चिम का अलिंद अंतर्गत यानी दक्षिणोत्तर शाला संलग्न होना चाहिए। पश्चिम अलिंद से निकले हुए अन्य 2 अलिंद पूर्व दिशा की शाला से लगे हुए बनाने चाहिए। उन दोनों के मध्य में पूर्व का अलिंद बनाना चाहिए। इस स्वास्तिक वास्तु में केवल पूर्व दिशा में द्वार बनाना शुभ है, अन्य दिशा में नहीं। यहाँ भी गर्ग का वचन मंतव्य है। पश्चिमोन्तगतो लिंदः प्रागंतो 2 तदुत्थितो अन्यस्तन मध्य विधृतः प्राग्द्वारम स्वस्तिकम शुभम। इस प्रकार रूचक वास्तु का लक्षण प्राक पश्चिमावलिंदा वंतगतो तदवधि स्थितो शेषो रुच के द्वारम न शुभद मुत्तरतोन्यानि शस्तानि। रुचक वास्तु में पूर्व और पश्चिम का अलिंद अंतर्गत दक्षिणोत्तर शाला संलग्न होना चाहिए और शेष 2 उन दोनों के मध्य में स्थित होता है। इस रुचक वास्तु में उत्तर दिशा का द्वार अशुभ और अन्य पूर्व पश्चिम और दक्षिण द्वार की दिशा शुभ होती है। यहाँ गर्ग का भी वचन है प्राक पश्चिमावलिंदो यावन्तगौ तद्भवो परो सौम्यम द्वारम बिना यस्य स्याद दुचकाख्यम तु तत्स्मृतम। इस प्रकार आज वास्तु विद्याध्याय का 35वें श्लोक तक
पढ़ाया गया है। आगे 36वें श्लोक से प्रारंभ होगा।